बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल के, बल्कि अपने कीमती वक्त से चंद लम्हे निकाल के आप मेरी गुफ्तगू सुनते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप उठते बैठते अपने अहबाब में इसका तज़किरा करते हैं। और मेरे लिए ये बड़ी हौसला अफजा बात है। साहिबो, आज मैं मुमताज़ मुफ्ती के हवाले से कुछ मालूमात आपसे शेयर कर रहा हूँ, बल्कि उनकी मुख्तलिफ़ किताबों के कुछ इक़्तिबासात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो मालूमात पर मबनी है। बहुत से लोग जानते हैं कि वो गुरदासपुर में 1905 में पैदा हुए और मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्होंने तालीम हासिल की और ग्रेजुएशन उन्होंने इस्लामिया कॉलेज लाहौर से की। अलीपुर कैली, लब्बैक, तलाश और दीगर किताबें उनकी ऐसी तहरीरों पर मुश्तमिल हैं जिसने हर तबका से कबूलियत के सर्टिफिकेट हासिल किए। मैं इस वक्त उनकी किताबों के कुछ इक़्तिबासात बयान कर रहा हूँ। एक जगह पे वो लिखते हैं कि गुजरात के रहने वाले एक आदमी ने फ़्रांस में जाके होटल बनाया और चंद ही दिनों में लोगों का इतना रश लगा, इतना रश देखने में आया कि होटल बनाने वाला भी हैरान रह गया और इधर उधर के लोग जो वहाँ आते या देखते वो भी हैरान रह गए कि आखिर वजह क्या है कि अंग्रेज़ भी, यूरोपियन लोग भी पाकिस्तानियों के साथ साथ इस होटल की तरफ उमड़ते चले आ रहे हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि आपके खानों की ये लज्जत ऐसी क्यों है, क्यों ये मुसलमान, यूरोपियन और दीगर लोग भागे चले आते हैं आपके होटल की तरफ, तो उन्होंने कहा कि मैं मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाता हूँ। मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से दो चीज़ें मेरे जहन में हैं। एक तो यह कि इसकी थोड़ी सी मोटाई बर्तन से ज़्यादा होती है और कंट्रोल्ड हीट से ये खाना पकता है, जिसकी वजह से टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है लेकिन खाना बड़ा लजीज होता है। और दूसरी बात यह कि मिट्टी के बर्तनों में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे ऐसी खासियत रखी है कि इससे जरासीम मर जाते हैं और इंसान बहुत से अमराज से बच जाता है। तो इस होटल के खानों की इस खासियत की वजह से वहाँ कल भी बड़ा रश था और आज भी रश रहता है। मुमताज़ मुफ्ती कहते हैं कि मैं बहुत मुतासर हुआ और मेरे लिए ये एक नई चीज़ थी कि मिट्टी के बर्तनों में खाना पका और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। साहिबा, मुझे अच्छी तरह याद है जब ये फ्रीज़र और फ्रिज नहीं आए थे, लोग रहमानी बरादरान से, जिनको हम आम ज़ुबान में कुम्हार कहते हैं, वो अपनी भट्टी पर बर्तन बना के पका के फिर लोगों की खिदमत में पेश किया करते। मेरे अपने गांव 102 टेन्नार में बहुत से रहमानी बरादरान आज भी आबाद हैं। गो वो आज मिट्टी के बर्तन बनाने के बजाय कुछ और कामों में मसरूफ़ हैं, लेकिन इनके आबाओ अजदाद साल हर साल तक चाक पे बैठ के मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे और आप हैरान रह जाएंगे। और आप अगर उस माहौल को देखें, आप उनको बर्तन बनाते हुए देखें तो आपको खुशी भी होगी, मुसर्रत भी होगी, हैरानी भी होगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये महारत इन्होंने कहाँ से सीखी। वो आम हालात में चिकनी मिट्टी लाते, उसको बहुत अच्छी तरह गूंथते और फिर चाक पे बैठ के उसको घुमाते जाते और फिर अंगूठे और उंगलियों की मदद से बर्तन बनाते जाते। घड़े बन रहे हैं,
चाटियाँ बन रही हैं, सुराहियाँ बन रही हैं, लोटे बन रहे हैं, छोटे बर्तन बन रहे हैं, वो गल्ले बन रहे हैं जिनमें पैसे बच्चे डालते हैं। तो ये मेहनत और महारत की बात है। बहुत से लोगों ने ये काम होते देखा, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। और कुछ अरसा पहले जहानिया के मारूफ सहाफ़ी चौधरी सरवर नज़ीर अराई ने 102 टेन्नार में जाके कुछ लोगों से वो बर्तन बनते हुए देखे, उनके इंटरव्यूज़ लिए और फिर उन्होंने इसको नशर किया, तो बहुत से लोगों की मालूमात में इजाफ़ा हुआ। तो मैं बात कर रहा था उन कोरे घड़ों की, चाटियों की, जिसमें औरतें रात को दूध जमाती, दही जमाती और सुबह दूध बलौती। वो लकड़ी की मदानी होती थी उसके साथ, और चाटी की लस्सी बड़ी ही मुफीद साबित होती। वो मक्खन लोग शौक़ से या तो उसको गर्म करके घी में तब्दील कर लेते, या उसी तरह उसमें शक्कर या चीनी डाल के रोटी के साथ खाते और लुत्फ़अंदोज़ होते। कहते हैं कि वो जो घड़े होते थे उनमें रात पानी भर के रख दिया जाता था। एक तो पानी सुबह ठंडा होता, ये बर्फ़ की निस्बत या फ्रिज की बर्फ़ की निस्बत या दूसरी बर्फ़ की निस्बत वो कम ठंडा होता, लेकिन उससे प्यास बुझती थी। और हुक्मा का कहना था और दीगर लोगों का कहना था कि इन मिट्टी के घड़ों में पानी डालने से पानी के जो मुज़र जरासीम होते हैं वो मर जाते हैं और इंसान सेहतमंद पानी पीता है। आज आप मुख्तलिफ़ जगह से पानी हासिल करते हैं और ये तवक्को रखते हैं कि ये साफ़ किया हुआ पानी है, ये प्योर वाटर है, लेकिन उस वक्त लोग घड़े का पानी पीते थे और उसके तमाम जरासीम जो थे वो मर जाते थे। तो ये एक वाक़या मुमताज़ मुफ्ती ने बयान किया। फिर दूसरा वाक़या वो बयान करते हैं, अपनी किताब में उन्होंने ज़िक्र किया कि मेरे पास बल्कि मैं कसूर के एक आदमी के पास गया कि मुझे पेशाब बहुत आता है, रात को कई बार मुझे उठना पड़ता है और मैं तंग आ जाता हूँ। तो मुझे किसी ने बताया कि आप हकीम भी हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, आप प्लीज़ मेरा ये इलाज कर दीजिए। तो वो ज़िम्मेदार थे, अपने खेतों में रहते थे। उन्होंने मुमताज़ मुफ्ती को अपने यहाँ ठहराया, खाना खिलाया, गपशप की, पूरी डिटेल ली कि कैसे आप पानी, कितना पानी पीते हैं, कैसे पानी पीते हैं, कितनी बार पेशाब करते हैं, आपको क्या क्या मसाइल का सामना है। ये सारी बातें करने के बाद नमाज़ इशा के बाद उठते हुए कहने लगे कि अब आप आराम करें, सुबह आपका इंशाअल्लाह मैं नब्ज़ चेक करूँगा खाली पेट और फिर आपको दवा दूंगा और आप इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। और जाते हुए कहने लगे कि ये लेट्रीन है और जब पेशाब आए तो यहाँ कर लेना, और हाँ एक बात का ख्याल रखना, हमारा ये खूनखार सा कुत्ता यहाँ खुला हुआ होता है जानवरों की रखवाली के लिए, इससे ज़रा बच के रहना, ये आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो मुमताज़ मुफ्ती कहते हैं कि मैं वहाँ सो गया और डर के मारे मैं उठा नहीं और ना ही मुझे पेशाब आया। सुबह जब वो आए तो हमने मिल के नमाज़ फजर अदा की और नाश्ता किया। फिर वो मैंने कहा कि हकीम साहब वो मेरी नब्ज़ चेक करनी थी आपने और मुझे आपने दवा देना थी। तो वो हंस के कहने लगे आपका इलाज हो गया है, आज आपको पेशाब नहीं आया, अब आप में क़ुव्वत इरादी पैदा हो गई है, जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत का इजाफ़ा हो गया है और अब इंशाअल्लाह आपको कभी पेशाब तंग नहीं करेगा। और मुमताज़ मुफ्ती कहते कि वाकई मुझे इसके बाद फिर यूँ पेशाब नहीं आया करता था जैसे पहले आया करता था।
تو اسی سے ملتے جلتے ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک آدمی فالج کا مریض تھا اور وہ کچھ عرصہ صاحب فراش رہا۔ میں نے ایک جگہ پہ لفظ صاحب فراش لکھا تو میرے ایک دوست کہنے لگے کہ یار اوکھے اوکھے لفظ تو لکھ دینا تو سمجھ نہیں آندی۔ تو میں نے اسے بتایا کہ یہ فراش چارپائی ہوتی ہے، اور صاحب فراش جو چارپائی پہ لیٹ جائے، بیماری کی وجہ سے جو چارپائی پہ لیٹ جائے، ہم کہتے ہیں کہ وہ صاحب فراش ہے۔ تو وہ فالج کی وجہ سے صاحب فراش تھا، اور کچھ عرصہ کے بعد اس حکیم نے اپنا دوا دارو جو بھی تھا وہ کیا، اور وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس میں اٹھنے کی اور چلنے کی ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ آج آپ کو میں ایک ٹوٹکا اور طریقہ بتاتا ہوں، اور انشاءاللہ وہ فٹ بیٹھے گا اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اس کو جہاں بھی یہ جس کمرے میں یہ رات کے وقت سوتے ہیں یہاں یہ سوئیں، اور ان کی اہلیہ کو ایک دو کمرے چھوڑ کے سلا دیا جائے، اور رات 1-2 بجے ان کی اہلیہ یکدم شور ڈال دیں کہ چور آ گئے جی، چور آ گئے جی، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، مجھے ڈر ہے کہیں میری عزت نہ لوٹ لے، مجھے خطرہ ہے۔ تو پھر دیکھنا یہ کیا کرتا ہے۔ تو منصوبے کے تحت اس کی بیوی نے رات دوسرے کمرے میں سو کے رات 1-1:30 بجے گھر سر پہ اٹھا لیا کہ چور آ گئے جی، چور آ گئے جی، انہوں نے مجھے پکڑ لیا ہے جی، وہ کہ میری عزت نہ لوٹ لیں۔ یہ آواز جب اس مریض کے کان میں پڑی تو وہ غصے کے ساتھ اٹھا اور گالیاں دیتا ہوا، تیری ماں دی ایسی تیسی، تو میری بیوی نو چھیڑ رہا ہے۔ تو یوں وہ بھاگتا ہوا اس کمرے میں گیا، تو حکیم صاحب اس رات وہیں ٹھہرے ہوئے تھے بیٹھک میں۔ وہ ہنستے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ اب آپ کی وہ جھجک بھی ختم ہو گئی، اور اب آپ کے وہ ذہن پر ایک چیز سوار تھی کہ میں پتہ نہیں گر جاؤں گا، پتہ نہیں میں اٹھ بھی سکوں گا کہ نہیں، پتہ نہیں میں چل بھی سکوں گا کہ نہیں۔ یہ تو وہ واقعات تھے جو ممتاز مفتی نے اپنی کتاب میں ذکر کیے۔ ایک واقعہ میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں جاوید چودھری کے کالم پاکستان میں ایکسپریس اخبار میں چھپتے ہیں، اور یہ کالم سب سے زیادہ تقریباً 8 لاکھ لوگ پڑھتے ہیں، جن میں بھی شامل ہوں۔ اللہ کا شکر ہے میں تیسری جماعت میں تھا 1977 میں، اور اس وقت سے لے کے اب تک ہمارے گھر میں اخبار آتا ہے، میں اور میرے بچے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو جاوید چودھری نے ایک واقعہ نوٹ کیا کہ برطانیہ کے اندر ایک آدمی کو فالج ہوا اور وہ چلنے پھرنے سے بالکل عاری ہو گیا۔ 2-3 ماہ گزر گئے۔ اس کا ایک دوست تھا جس سے وہ التجا کرتا کہ آپ جب اپنی ملازمت سے فارغ ہو کے گھر آئیں تو پلیز چند لمحے میرے لیے نکال لیا کریں۔ وہ آ جاتا تو وہ اس کو ویل چیئر پہ بٹھا کے گھر سے کافی دور ایک ریسٹوران تھا، اس کے سامنے ہوٹل کے قریب جا کے اس کو ٹھہرا لیتا، وہیں وہ کوئی نہ کوئی چیز بھی کھا لیتے، وہاں گپ شپ ہو جاتی، اور وہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھ کے خوش ہو جاتا، اور پھر کہتا کہ شام ہو چلی ہے، چلیں جی واپس چلتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو جرمن ٹرینر گراؤنڈ سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو فالج ہو چکا ہے اور یہ چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔ تو جرمن ٹرینر نے کہا کہ اگر میں اس کا علاج کر دوں تو کیا آپ مجھے 50 یورو دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 50 یورو تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل میں آؤں گا اور میں اس کا علاج کروں گا۔ وہ یوں ہی آئے تو انہوں نے جرمن ٹرینر کو 50 یورو تھما دیے، اور اس نے وہ جیب میں ڈالنے کے بعد اپنی دونوں انگلیاں اس کے کانوں میں اتنی زور کے ساتھ اندر داخل کیں کہ اس کی چیخیں نکل گئیں، اور اسے کہا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا،
वो चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन वो उंगलियां कानों के आखिरी हिस्से तक, जहाँ तक जा सकती थी, ले गया। और फिर यकदम उसने यूं निकाली और उससे पूछा कि अब बताइए आप क्या। तो उसने कहा मेरे जिस्म में एक झुरझुरी सी आई है और एक लहर और चमक सी, और मुझे यूं महसूस हुआ है कि मेरे जिस्म में बिजली रवां हो गई है और मैं अपने आप को काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आज आप ये महसूस कर रहे हैं, कल मैंने आपको भगाना है, चलाना भी है और भगाना भी है, और कल आप ठीक हो जाएंगे। वो खुशी और कुछ परेशानी के आलम में अपने उस दोस्त के साथ घर तो चला गया, लेकिन सारी रात सोचता रहा कि वो कौन से लम्हे होंगे जब कल ट्रेनर का मेरे साथ ये जो की हुई बातें हैं वो पूरी होंगी और मैं चलने फिरने के काबिल हो जाऊंगा। अगले दिन असर के वक्त जब वो होटल के सामने गए, तो वो मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग देने के बाद जब वापस आ रहे थे, तो वो रुके और उन्होंने कहा आप ज़हनी तौर पे तैयार हों, ये ग्राउंड है, ये फुटबॉल ग्राउंड है, आप इस गोल पोस्ट से भागेंगे और उस गोल पोस्ट तक जाएंगे। तो वो आदमी बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो उठ नहीं सकता, आप कैसे मुझको भगाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अभी भागेंगे। उसको खड़ा किया और उसे फ़ौरन कहा कि आप अब भागें, और दो पुलिस वाले करीब उसने खड़े कर लिए कि अगर आप कहीं रुके तो ये दोनों पुलिस वाले आपकी ऐसी फेंटी उतारेंगे कि आपकी साथ नस्लें याद करती रहेंगी। यूं ही उसको धक्का दिया, वो भागता हुआ एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट तक चला गया। वो पुलिस वाले साथ साथ भागते रहे, और जब उस गोल पोस्ट पर वो जाके रुका तो ट्रेनर और पुलिस वाले फिर वहाँ पहुँच के उन्हें कहने लगे कि आप दौड़ के अब उस गोल पोस्ट की तरफ जाइए। वो उस गोल पोस्ट की तरफ जब भागता हुआ गया, उसके जिस्म के सारे पट्टे जो थे वो इजी हो गए, और फिर वो बड़ा खुश दिखाई दिया, बड़ा ही मसरूर दिखाई दिया, और वो चल के फिर अपने दोस्त के साथ घर गया। उसने हज़ारों और लाखों बार उस ट्रेनर के लिए दुआएं दी कि मैं तो एक साल से यहाँ इसी हालत में था, और आज मैं आपकी थोड़ी सी मेहनत की वजह से, आपके तवज्जो दिलाने की वजह से, आपकी थोड़ी सी तकदौ से मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं आज चल के अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। तो साहिबो, ये कुछ वाक़यात थे, ये मुमताज़ मुफ्ती की किताब के कुछ इक़्तिबासात थे, और उसके साथ थोड़ी सी मैंने और चीज़ें ऐड की ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो। साहिबो, चैनल सदाए जहानिया माशाल्लाह तेज़ी से अपना सफ़र तय कर रहा है, वॉच टाइम भी माशाल्लाह बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर भी माशाल्लाह बढ़ रहे हैं। ये आपकी मोहब्बतें हैं, ये आपका खुलूस है, ये आपका तावन है, और मैं तवक्को रखूँगा कि आप ये तावन जारी रखेंगे, और मैं इंशाअल्लाह इसी तरह हर दूसरे दिन एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता रहे। हर रोज़ यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होने के बाद मैं उसका लिंक मुंतकिल कर देता हूँ फेसबुक पर। वहाँ सदाए जहानिया लफ्ज़ जब स्क्रीन पे नमूदार होता है, आप उसको क्लिक कर दीजिए तो वो लफ्ज़ सब्सक्राइब नमूदार होगा, आप उसको ज़रा दबाएं तो वो सब्सक्राइब में बदल जाएगा। समझो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाली वीडियोज़ पहली फुर्सत में आप तक पहुंचेंगी और आप उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।